हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू के वीडियो प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज 4 मार्च 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पार्टिकुलर वीडियो में पढ़ाने वाला हूं आपको। आइए फटाफट वीडियो को पढ़ लेते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार आईक्यू टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना अगर आपने नहीं किया है तो। कल आपसे एक सवाल किया था, उसका सही जवाब क्या होगा कि किस हरियाणवी गाय ने 72 किलो दूध देके राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तो राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है गाय रानी ने, ठीक है ना। इन्होंने इस गाय ने 72 किलो दूध दिया है। क्या आप बता सकते हैं मुझे सबसे ज़्यादा दूध देने वाली भैंस कौन से है हरियाणा में? तो हाँ, बता सकते हैं आप लोग, कैथल जिले की भैंस है, रेशमा उसका नाम है, रेशमा। और कितना किलो दूध दिया है उसने, आप ये कमेंट में मुझे बताइएगा कितना किलो। इससे पहले थी सरस्वती, अब रेशमा है, और ये पिछले 1 साल से अपडेटेड है डेटा। तो मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही आपको पढ़ाया था। बताइए आप लोग। G20 एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली 3 दिवसीय बैठक गुरुग्राम में हाल ही में संपन्न हुई है। इसमें G20 के सभी सदस्य देशों के कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया है? अपने आप में हरियाणा के लिए बहुत बड़ी बात थी ये, और भारत के लिए तो खैर बड़ी बात है ही है, नो डाउट, और सभी राज्यों के लिए भी बड़ी बात है। इस पूरे साल को हम लोग G20 की अध्यक्षता में लेके आ रहे हैं। अगला साल ब्राज़ील इसकी अध्यक्षता करेगा, और पिछले साल जो की थी वो की थी इंडोनेशिया ने। G20 की एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक 3 दिन की थी। ये 1 तारीख से लेके और ये 3 तारीख तक हुई थी, गुरुग्राम में हुई थी, और यहाँ पे 90 प्रतिनिधियों ने लगभग हिस्सा लिया है। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अपराधियों पर शिकंजा कसना, भ्रष्टाचार से निपटने के लिए एक तरीके से इंस्टीट्यूशनल एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, आपसी कानूनी सहायता से संबंधित बहुत सारे क्षेत्रों पे गहन विचार विमर्श हुआ या बातें हुई है। अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक अपराधी क्या होते हैं सर? देखिएगा, मान लेते हैं किसी देश से कोई गुड्स आ रहे हैं और आपके पास में पहुंच रहे हैं कुछ गुड्स, तो यहाँ पे बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे ही पैसों का जो है ना वो भ्रष्टाचार होता है इंटरनेशनल लेवल पे। तो यहाँ पे एक प्रॉपर चेन मैनेज करना, किस तरीके से ऑनलाइन तरीके से काम लिया जा सके, क्योंकि जब ये हैवी गुड्स या मेटल्स ट्रांसफ़र होते हैं तो वहीं पे ही इशू सबसे ज़्यादा आता है। तो उसी को रोकने के लिए इस बैठक में बातचीत हुई थी। यहाँ पे लगभग 10 आमंत्रित देश और 9 अंतर्राष्ट्रीय संगठन और 90 से ज़्यादा प्रतिनिधियों ने एक साथ भाग लिया है 3 दिन की इस बैठक के अंदर। इस बैठक के अंदर UNODC और एगमॉन्ट ग्रुप, इंटरपोल और IMF के अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ और भी देशों के प्रतिनिधि थे, उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया है। और इसके साथ ही जो है ना G20 के जो सह अध्यक्ष है जियोवनी टर्टाग्लिया पोल्सिनी, इन्होंने G20 में भारत के एजेंडे के लिए इटली के समर्थन की फिर से जो है ना वो पुष्टि की है और भारत की सराहना भी की है। ये कुछ ऐसी बैठक की कुछ फोटो है स्वागतम की हरियाणा कल्चर के रूप में। और एक सवाल भी है जो G20 से रिलेटेड, जब ये पूरा बैठक हो रहा था तो उसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पब्लिश हुआ था कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट डिजिटल पेमेंट एंड कैशलेस ट्रांजेक्शन। तो आई थिंक आप लोगों के लिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन, और आपका ठीक आंसर इसका भीम होगा, भीम UPI। आपको शायद याद होगा भारत का एक NPCI, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये साल 2009 में लॉन्च हुआ था, और NPCI के अंडर 2012 में रुपे कार्ड आया था, और 2016 में जो है वो आया था UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। UPI को अपनाने वाला भारत का UPI को अपनाने वाला पहला देश है नेपाल, याद रखना। और हाल ही में सिंगापुर की एक कंपनी है जिसका नाम है पे नाउ ने भी UPI के साथ में समझौता किया है, और वेरी इंपॉर्टेंट है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, भारत के जो आपके मंत्री हैं, मंत्री नहीं कहूँगा मैं, RBI के गवर्नर है जिनका नाम है शक्तिकांत दास, और जो सिंगापुर है, सिंगापुर के अंदर RBI बैंक तो नहीं है पर वहाँ पे मॉनेटरी बैंक है, और वहाँ के गवर्नर है रवि मेनन, भारतीय मूल के ये। उन्होंने ऑनलाइन ये पैसा ट्रांसफ़र करके देखा, ऑन द स्पॉट पैसा ट्रांसफ़र हो गया। ये कैसे हुआ सर? ये देखो, क्या होता है कि जब भी आप लोग भारत से बाहर बैठे हो फॉर एग्जांपल, और भारत से बाहर बैठे हो और आप पैसा मंगवाते हो, तो उसको आप रेमिटेंस मनी के रूप में जानते हो। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, रेमिटेंस मनी सबसे ज़्यादा स्वीकार करने वाला आपका भारत देश ही है दुनिया भर में, और हम सबसे ज़्यादा रेमिटेंस मनी लेते हैं अमेरिका से। लेकिन ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें टाइम लगता है। मैं बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई पैसा है किसी महीने की 20 तारीख को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया, तो आपके पास में हो सकता है वो 25 या 26 तारीख को रिफ्लेक्ट हो।
ये बीच में वेरिफिकेशन या वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती है, उनको दिखाने के लिए टाइम लगता है मतलब। अब फॉर एग्जांपल आप विदेश में चले गए और आप लोगों को पैसा चाहिए। अब दूसरी बात, विदेश में चल रहा है, मान लो जैसे सिंगापुर की बात कर रहा हूँ, तो सिंगापुर में चल रहा है डॉलर, सिंगापुरी, इंडिया में चलता है रुपया। अब ये कन्वर्ट होने में स्टैंडर्ड चार्ज भी लगता है और टाइम भी लगता है। लेकिन अभी जो ये समझौता हुआ है पे नाउ और यूपीआई का, ऑन द स्पॉट पैसा ट्रांसफ़र होगा। जैसे आप इंडिया में सेम टाइम पे गूगल पे, फ़ोन पे करते हैं हाथों हाथ, जैसे आप कहीं नारियल पानी पी रहे हैं, गोलगप्पे खा रहे हैं, कुछ भी आप जैसे सामान ले रहे हैं तो वहाँ यूपीआई करते हैं, ऑन द स्पॉट विद इन 10 सेकेंड जो है ना अगले के अकाउंट में पैसे चले जाते हैं। कुछ ऐसा ही अब पे नाउ से अगर वो पैसा, जैसे मान लो तो मैं सिंगापुर में हूँ और वहाँ से मैंने सिंगापुरी डॉलर ही है मेरे पास, तो फिर मैंने वहाँ से आपको कुछ भेजा, तो इंडिया में वो रुपए के रूप में कन्वर्ट होके आ जाएंगे। कन्वर्जन का जो स्टैंडर्ड चार्ज लगता है वो कट वगैरह करके ऑन द स्पॉट आपको रिफ्लेक्ट होंगे। मैं सिंगापुर में हूँ और आपसे मैंने पैसे मांगे हैं, तो ऑन द स्पॉट जो है ना आप तो रुपए में भेजेंगे लेकिन मुझे डॉलर में शो हो जाएंगे वो। तो ऐसा अभी हाल ही में किया है यूपीआई के साथ में समझौता, याद रखना आप लोग ये। वैसे तो 2012 का जो रुपे कार्ड आया था ना, रुपे कार्ड ने भी जो यूके की एक कंपनी है पे एक्सपर्ट, उसके साथ भी समझौता कर चुकी है पहले ही, ठीक है। सो ये बात तो खैर आपको पता लग गई। फर्स्ट एंटी करप्शन वर्किंग ग्रुप मीटिंग जो है ये हुई है अभी हाल ही में 1 से 3 मार्च तक। कहाँ पे हुई है? होटल लीला गुरुग्राम में। तो ये ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड होंगे सभी देशों के साथ में, यूपीआई या कुछ और भी कंपनियां, उनके साथ में हम लोग मिलन करेंगे जिससे ये पैसा ट्रांसफर करना और ईजी हो जाएगा। किस जिले में स्थित आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, यानी कि आलू का लिए पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर, ये कौन सा है, कौन से जिले का है जहाँ पे बिना मिट्टी और जमीन के आलू उगाने की तकनीक विकसित की है? मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है। वैसे ये प्रोजेक्ट कोई आज का नहीं है, 2018 से इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो है ना काम किया जा रहा है। और बिना मिट्टी और आलू के, ठीक है ना, ये बिना मिट्टी और जमीन के जो है ना आपके आलू उगाने की एक नई टेक्निक विकसित की है। और ये कौन से जिले में? ये करनाल के अंदर। ऑप्शन नंबर ए जो है इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। ये करनाल में शामगढ़ में एक सेंटर है, पोटैटो टेक्नोलॉजी सेंटर। यहाँ पे इस टेक्निक का अभी रिसेंटली यूँ कहिएगा लॉन्चिंग किया गया है। काम तो इस पे 2-3 सालों से चल ही रहा है। और यहाँ पे कॉकपिट में हवा में पौधे उगाए जाते हैं आलू एरोपोनिक फार्मिंग टेक्निक से। ये क्या होती है टेक्निक? इसमें एक पौधे से 40 से 60 छोटे आलू जो है ना वो निकलते हैं, खेत में बीज के लिए तैयार किए जाते हैं, कुछ इस प्रकार से जैसे आपको फोटो में दिख रहे हैं। इस टेक्निक में मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। बड़े बड़े प्लास्टिक और थर्मोकोल के बॉक्स में आलू के माइक्रो प्लांट डाले जाते हैं। समय समय पर पोषक तत्व इनको दिए जाते हैं जिससे जड़ों का विकास हो जाए। जड़ें बढ़ने लगती है तो इसमें आलू के छोटे छोटे ट्यूबर बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इस तकनीक से पैदा हुआ जो बीज है वो किसी भी तरह की उसमें बीमारी नहीं होती है। सभी न्यूट्रेंट आलू को ही दिए जाते हैं। इसकी गुणवत्ता भी और ज़्यादा अच्छी होती है और पैदावार भी सबसे ज़्यादा होती है इसकी। ये भी बात आप लोगों को जो है ना वो याद रखनी है डियर, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो आप लोग इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा। अच्छा, इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर कहाँ पे है? जो 1971 में स्थापित हुआ था, आपको शायद याद हो तो। और ये इंटरनेशनल पोटैटो सेंटर पेरू की राजधानी लिमा में है। ये याद रखना आप लोग, पेरू की राजधानी लिमा के अंदर है। पेरू आप लोग जानते हो जहाँ पे मेचू पिचू भी है, ठीक है ना। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। हरियाणा के इतिहास में पहली बार सीनियर वर्ग में वुमेन सिंगल में राज्य की बेटी नेशनल चैंपियनशिप विजेता कौन बनी है? राज्य की बेटी नेशनल चैंपियनशिप विजेता बनी है अनुपमा उपाध्याय। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। 2 मार्च 2023 को हरियाणा सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग ने अपने ऑफिशियल पोर्टल के ऊपर इसकी जानकारी दी। पुणे के अंदर सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में हरियाणा की अनुपमा उपाध्याय जो है ये विजेता बनी है। हरियाणा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। जूनियर वर्ग में प्रदर्शन के दम पर अनुपमा ने पहली रैंक हासिल की है। वर्तमान में इस वर्ग में ऑल वर्ल्ड उस पूरे दुनिया के अंदर जो है ना इनकी तीसरी रैंक है ये। हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है देवेंद्र सिंह, ये भी आप याद रखना। और इनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे हरियाणा बैडमिंटन एसोसिएशन की तरफ से, ठीक है। और आगे बढ़े अगर हम लोग, अगला जो सवाल है वो क्या है? हरियाणा में कृषि विकास मेला 2023 में कब से कब तक होगा? हर साल आपको पता है कृषि विकास मेला लगभग मार्च में होता है और इस बार ये होने वाला है कब से कब तक? तो इस बार ये 10 से लेके 12 मार्च तक होगा। ये HIU यूनिवर्सिटी के अंदर होगा, याद रखना। 10 से 12 मार्च तक होगा हरियाणा कृषि विकास मेला।
और जो कुलपति है इसी यूनिवर्सिटी के, इनका नाम है प्रोफेसर BR कंबोज, वही इस मेले का उद्घाटन करेंगे। इस मेले का थीम इस बार होगा प्राकृतिक खेती, क्योंकि इस बार आपने बजट में भी पढ़ा होगा ग्रीन ग्रोथ पे हमने पूरा फोकस किया है, तो हम प्राकृतिक खेती को ही इस बार कोशिश कर रहे हैं कि इसका थीम रखें। और वैसे भी आज के समय में जो खेती की डिमांड है या ज़रूरत है स्वास्थ्य के लिए, तो वो भी प्राकृतिक खेती की ही है। पर्यावरण सुरक्षा भी इससे अच्छी होगी, मानव स्वास्थ्य है वो भी बहुत अच्छा इससे होगा, इससे आमदनी भी बढ़ सकती है। बट इस कृषि को करना आना चाहिए, यूँ कहिएगा, जिसमें महिलाओं का कृषि में योगदान बढ़ाने के लिए प्राकृतिक खेती, कृषि में ड्रोन तकनीक का प्रयोग करना, इन सभी पे उन्नत किस्म के बीज प्रयोग करना, जैसे अभी मैंने आलू टेक्निक वगैरह बताई है, या बागवानी को अपनाना, या इसके अलावा बहुत सारी और टेक्निक है। बीज और बीज के अलावा जो मशीनें होती है, फॉर एग्जांपल बिजाई के लिए मशीनें हो गई है, तो इन सभी के लिए जो है ना ये मेला लगेगा यहाँ पे, ये याद रखना है आप लोगों को। यहाँ पे कुछ इनाम भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री प्रगतिशील किसान सम्मान योजना के तहत किसानों को सम्मानित भी किया जाएगा इस मेले के दौरान। हरियाणा के किन जिलों में गुरु रविदास जी की 646वीं जयंती के उपलक्ष्य में राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया था? तो 646वीं जयंती थी इस बार, और इस बार यमुनानगर, गुरुग्राम और जींद जिले के अंदर राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन किया गया। आप सभी को पता है हरियाणा में मुख्यमंत्री संतों के विचार प्रसार योजना चल रही है, जिसके तहत कोई भी पर्टिकुलर किसी संत की या कोई संस्था कोई जयंती मनाती है तो उनको 50,000 रुपये से 1 लाख रुपए तक का इनाम, वो संस्था के को पैसा दिया जाता है, इनाम नहीं, ताकि वो इस जयंती का आयोजन कर सके। इसका उद्देश्य यही है कि संतों की वाणी को या संतों के उपदेशों को पूरे हरियाणा के अंदर फैलाया जा सके। हरियाणा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कितना बजट पेश किया गया था? तो ये तो सवाल आपके लिए अब याद होने वाला ही है, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है ही। 1,83,950 करोड़ रुपए का बजट है, वो पेश किया गया था इस बार। मुख्यमंत्री जी ने किस प्रसिद्ध लेखिका की काव्य कृतियों का हाल ही में लोकार्पण किया है? कौन बहुत ही फेमस राइटर है जिनकी पोइट्री वर्क्स को भी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने लॉन्च किया है? इनका नाम है शारदा मित्तल। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल ठीक है, जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है शारदा मित्तल। और इनकी किताबों का विमोचन किया है। अनुबंध अभिव्यक्ति के और बोनसाई नहीं बरगद हूं मैं, इसका लोकार्पण किया है मुख्यमंत्री जी ने। इसके साथ साथ इनकी दोहा संस्करण के साथ 3 एकल और 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं अभी तक। हाल ही में मॉरिशस में हुए 9वें विश्व हिंदी अधिवेशन में भाषा सहोदरी रत्न सम्मान भी इनको मिला है, तो करके भी ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके लिए। इसी के साथ ये सेशन मैं करता हूँ वाइंड अप और आपके लिए सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित होगा? अच्छा, मुझे आप कमेंट में बताना भारत में कौन कौन से परमाणु संयंत्र है, कहाँ कहाँ पे है, बताइए ज़रूर आप लोग। मुस्कुराते रहना, हंसते रहना और अपना ख्याल तो ज़रूर रखना ही रखना। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। शुक्रिया आप सभी का।